हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। बच्चों, जैसा कि इन्फॉर्म है आप लोगों को कि हमारा चैप्टर नंबर 14 रनिंग में है और आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरीके से किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। एक बात और, लेक्चर को सीक्वेंस से देखें। जितनी तरीके से आप जितने सीक्वेंस से आप लेक्चर को देखोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों, लेक्चर को सीक्वेंस से ज़रूर देखें और आराम से अंडरलाइन करते जाएं। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आप लोग अपने सेल्फ नोट्स खुद तैयार करें और चैप्टर को आसानी से समझें। ठीक है बच्चों। बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में, बायोमास के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिव और नॉन कन्वीनेंटल। हमने कन्वीनेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जाना था, आज नॉन कन्वीनेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम पढ़ेंगे, मीन्स गैर परंपरागत स्रोत। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 14 अल्टरनेटिव एंड नॉन कन्वीनेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो आप लोग इसके लिए इंग्लिश मीडियम की पेज नंबर 248 ओपन करिएगा बच्चों। इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 248, पेज नंबर 248। ठीक है बच्चों, और देखते हैं यहाँ से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैकल्पिक तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या कह रहा है सुनिए। विथ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज day by day. Our life styles are also changing. We use machine to do more and more of our task. Our basic requirements are also increasing as industrializations improves our living standards. क्या कह रहा है बच्चों, समझिए। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ साथ टेक्नोलॉजी में जितना हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, हमारी ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारी एनर्जी भी बढ़ चुकी है। जितना आप डेवलप करोगे, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उतना ही आपको एनर्जी चाहिए। हमारी जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हम अपने कार्यों को करने के लिए आधिकारिक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण से हमारा जीवन स्तर उन्नत हो रहा है, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। आप देखो, लाइफ स्टाइल हमारा बढ़ता जा रहा है। कहाँ पहले हम गर्मी में रहते थे, पंखे नहीं थे इतने, आज एसी कूलर, कितने टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है। आज सोफे वगैरह चाहिए, हमें फर्नीचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले इतना नहीं था। मकान बनाते समय टेक्नोलॉजी का पूरा हम लोग आज ध्यान रखते हैं। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग। क्या पहले ये सब थी? नहीं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो एनर्जी की जरूरतें भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी काम एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है, समझे। तो एनर्जी की भी डिमांड बढ़ती जा रही है बच्चों। एज आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज, वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वी कुड डेवलप the technology to use the available or known sources of energy more efficiently and also look to new sources of energy. जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे आर्थिक दक्ष ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। देखो, जैसे जैसे हमारे ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तो हमें स्रोत भी वैसे ही चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके। हम उपलब्ध एवं ज्ञात ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं और ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते हैं। As any new sources of energy we seek to exploit, we need a specific device developed with the sources in mind. We shall now look at some of the list sources of energy that we seek to tap and the technology designed to capture and store energy from that sources. क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा।
कि हम उपलब्ध एवं ज्ञात ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं। किस तरीके से उससे ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी मिल सके, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते हैं। नए सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं एनर्जी, उसकी खोज हम अभी कर रहे हैं। किसी भी ऊर्जा के नए स्रोतों को हम खोजते हैं, उसी के उपयोग के मस्तिष्क में रखकर विशिष्ट युक्तियाँ विकसित की जाती है। अगर आपने कोई एनर्जी का सोर्सेज खोजा, ठीक है, तो उस सोर्सेज की यूज करने के लिए नए नए मशीनों को हम खोजते हैं कि कौन कौन से मशीन हैं जिनके अप्लायंस के यूज से हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। अब हम ऊर्जा के उन नवीनतम स्रोतों की बात करेंगे, कौन कौन से हम नए सोर्सेज आ रहे हैं। थिंक इट ओवर को पढ़ते हैं बच्चों। Some people say that if we start living as our ancestors, this would conserve energy and our ecosystem. Do you think this idea is feasible? कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों की भांति जीवन यापन करना आरंभ कर दे तो हमारी ऊर्जा स्रोत, हमारे परितंत्र संरक्षित रहेंगे। कहते हैं यदि आप पहले के लोग हमारे पूर्वज रहते थे वैसे ही आप रहो ना, तो आपका जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल से जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। लेकिन नहीं, आपका ये विचार क्या धारणा से उचित है? नहीं। देखो अब हम नहीं रह सकते, कहते हैं ना, हालांकि कई लोग कहते हैं कि आप इन सब सुविधाओं के बिना क्या मर जाओगे। नहीं, हमारी ये जीवन की शैली बन चुकी है। अब हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत है, इन टेक्नोलॉजी की बच्चों हमें ज़रूरत पड़ती है, और इनके बिना अब हम किसी भी वर्क को आसानी से नहीं कर पाते। समझ लो मेरी बात? तो हमें हर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। उन टेक्नोलॉजी के बिना अब हमारा जीवन उसी के अनुरूप ढल चुका है। आज अब गर्मी में नहीं रह सकते, आज अब बिना मोबाइल फ़ोन के नहीं रह सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। कहाँ पहले लोग स्लेट पर पढ़ते थे, फिर कॉपी पेन पर, आज हमें डिजिटलाइजेशन हो गया, आज हम मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। तो हम पुराने टेक्नोलॉजी में जाना चाहे तो कहाँ जाए, पुराने तकनीक में जाना चाहे तो नहीं जा सकते। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए कई सारे एनर्जी के सोर्सेज को भी डेवलप किया जा रहा है। उसी के क्रम में बच्चों आज हम पढ़ेंगे, आज मैं थोड़ा सा इसको इंट्रो पार्ट बता देता हूँ सोलर एनर्जी के बारे में। बच्चों आज हमारा टॉपिक है सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा। ठीक है बच्चों, क्या है सौर ऊर्जा, क्या होता है? नाम से ही पता चल चुका, या कई बार आपने इसके बारे में सुन भी रखा होगा। सोलर ऊर्जा सन से रिलेटेड करता है, सूर्य से संबंधित है, कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग एनर्जी प्राप्त करने में किया जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, क्या क्या इसमें होता है, मैकेनिज्म समझते हैं। द सन हैज बीन रेडिएटिंग एन इनन्यूमरस amount of energy at the present rate of nearly 5 billion years and will continue radiating at the rate of about 5 billion years more. सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है, यानी हमें दे रहा है। इस दर से, यानी इसी दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकसित करेगा। वो देता रखो कि उस पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा, अनलिमिटेड एनर्जी है सूरज के पास, समझे। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए सोलर एनर्जी रीच द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, नियरली हाफ ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमोस्फेयर एंड द रेस्ट रीच द अर्थ सरफेस। सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही, एक छोटा हिस्सा ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों तक पहुंच पाता है। क्या समझते हैं हम लोग कि सूरज की ऊर्जा कंप्लीट हमें मिल रही है? नहीं, हम एक हल्का सा उसका 1% पार्ट ही हम यूज ले पाते हैं, अर्थ पर पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है, यानी बैक चला जाता है। शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठों पर पहुंचता है। एक आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। इंडिया इज ए लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग ए ईयर इंडिया रिसीव द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर
भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिनों में हमारे यहाँ सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, धूप आती है हमारे यहाँ। लगाए गए अनुमानों के अनुसार हमारे देश प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन 50 करोड़ किलोवाट घंटा यानी 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम हमेशा धूप आती रहती है, कभी कभी बाय डिफॉल्ट नहीं तो और देशों में क्या होता है ठंड का मौसम ज़्यादा रहता है, धूप कम आती है। अंडर क्लियर cloudless and sky conditions, the daily average varies from 47 kilowatt hour per meter square। स्वच्छ आकाश यानी बादल है जब बादल नहीं हो की स्थिति में पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिणाम 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर के बीच का होता है। द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज of the earth atmosphere exposed perpendicularly to the rays of the sun at the average distance the sun and earth is known as the solar constant। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा और सूर्य के किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाले सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। अंडरलाइन करिएगा क्या बोल रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर और 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अनुमानतः मेरी बात समझना, जबकि इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी माना गया है, अनुमानतः इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर होती है बच्चों। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, सन हमसे कितनी दूर है वगैरह वगैरह बच्चों। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, आज का लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसके सोलर एनर्जी के मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से ये बच्चों वर्क करता है, क्या क्या इनमें होता है। ओके बच्चों, लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, अच्छे से देखिए और मन लगा के देखिए। जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हम लोग मेहनत करें हमारे लिए तो अच्छा रहेगा ही। लेक्चर जब भी देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session।